बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 का जो है सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले जो कल मैंने आपसे एक टेस्ट शेयर की थी, वो एमसीक्यूज कल वाले लेक्चर की, तो पहले उसको जो है ना हम थोड़ा देखते हैं। तो आज हम सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशन स्टेट सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा अगर हम देखें कि जो कल वाले लेक्चर के रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे, थोड़ा पहले उनको देख लेते हैं। कुछ लोगों ने सही किए हैं, कुछ लोगों ने उनके आंसर्स गलत दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज ये है कि हु कॉइन्ड द वर्ड इंटरनेशनल। तो तकरीबन सब लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, जेरेमी बेंथम। सेकंड ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस फोकस ऑन ऑफिशियल रिलेशंस एज पर, इसका होगा रेस्ट्रिक्टेड व्यू। ब्रॉडर व्यू एंड लिबरल व्यू जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। ब्रॉडर व्यू में क्या होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, whether they are social interactions, cultural interactions, political interactions, मतलब all forms of interactions। बट restricted view में क्या होता है, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस पे फोकस होता है। तीसरा एमसीक्यू ये था कि the threat of extinction of civilization is not by famine or plague but by foreign policy of civilizations. This statement is attributed to कार्ल वोल्फगैंग। ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील का हमने कल जिक्र किया था। ठीक है। तो मैंने सोचा हम इसका जो ऑफिशियल नेम है उसके बारे में भी हमें अंदाजा होना चाहिए। तो उसको हम जीसीपीओए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके आगे एमसीक्यू आता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन एट ओनली पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, कल्चरल लेवल, एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल। बाकी जो भी पॉलिटिकल लेवल के अलावा दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं अलोंग विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही एलिमेंट आता है, पूरे कन्फ्लिक्ट्स हो, कोऑपरेशन हो, जिस किस्म के रिलेशंस हो, ठीक है, वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे होंगे। उसके आगे आता है कि हु इज आर द टूल्स ऑफ अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट, वार, डिप्लोमेसी, अलायंसेस और ऑल ऑफ देम। हर किस्म के टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अब सबको पता है कि क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए हम डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फेल हो जाती है, मतलब नेगोशिएशंस फेल हो गए, तो हम वार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लॉबीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलायंसेस जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ देम आ जाएगा। उसके आगे है द पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। अगर आप देखें कि नेशनल इंटरेस्ट ई पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें हर चीज आ जाती है जो स्टेट के सर्वाइवल के लिए होती है ना, चीज वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ एट पॉलिटिकल लेवल होती है। ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल एंड कल्चरल लेवल, सोसाइटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल एंड दूसरी चीजें। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाइडर है स्कोप में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज वाइडर इन स्कोप देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन रिस्ट्रिक्टेड व्यू इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स। पहले भी हम करके आए कि ओनली ऑफिशियल रिलेशंस, स्टेट्स के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑफिशियल सी होते हैं, ऑफिशियल रिलेशंस ही होते हैं। ठीक है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, प्राइवेट कैपेसिटी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर
तुर्की के प्राइम मिनिस्टर के साथ या फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऑफिशियल रिलेशंस हैं और ये रिलेशंस अमंग स्टेट्स होती हैं, ठीक है। उसके आगे द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसको हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में मिला के पढ़ेंगे या इसको अलग करके पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, दूसरे एलिमेंट्स हम देखते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये अलग एक डिसिप्लिन नहीं है, तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ ही नहीं सकते जब तक आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज ना हो, ठीक है। तो इससे मुराद ये हुआ कि इसकी नेचर जो है इंटरडिसिप्लिनरी है। जो लास्ट एमसीक्यूज था, कल हमारा जिक्र हुआ था हेंस जे मॉर्गन का, और इसका बहुत मशहूर बुक है एक, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। तो उसने ये बुक लिखा था, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस के जब पेपर होता है तो उसमें इस किस्म के एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप लिख लें या चैट बॉक्स में लिख लें, ताकि मैं एट द एंड आपको वो क्या करूं, आंसर कर दूं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है नेशन स्टेट सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। तो आज हम ये देखेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, ठीक, और नेशन एंड स्टेट में फर्क क्या है, ठीक है। ये दो वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं या इनके मीनिंग में थोड़ा सटल डिफरेंस है। या नेशन पे आते हैं, कल हमने वर्ड इंटरनेशनल, जेरमी बेंथन ने जो वर्ड कॉइन किया था उसको भी हम आज उसको भी एनालाइज करेंगे कि उस वर्ड का मकसद एंड मीनिंग क्या है। आज हम अगर देखें कि नेशन, a nation denotes a common ethnic and cultural identity shared by a single people. Single people मतलब group of people who share same ethnic cultural identities. For example, पंजाब के लोग पंजाबी शेयर करते हैं कल्चर, बलोचिस्तान के लोग बलोची कल्चर शेयर करते हैं, पश्तून जो हमारे दोस्त हैं वो पश्तून कल्चर शेयर करते हैं, इसी तरह सिंधी सिंधी कल्चर, और दूसरे जो कौमी हैं वो भी अपना कल्चर शेयर करती हैं, ठीक है। इथनिसिटी, ठीक है, ये क्या है, एक इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन होगा तो हम क्या कहेंगे, वो एक नेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम कहें तो सिंध भी एक नेशन हुई, सिंधी, पंजाबी भी नेशन हुई, पश्तून भी नेशन हुई, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे कि क्या नेशन हुई क्या नहीं। द नेशन प्रोमोट्स इमोशनल एंड इमोशनल रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है। आपको पता है कि ये जो इथनिसिटी होती है, ये जो कल्चर होता है, ये सिंधी कल्चर हो गया, पंजाबी कल्चर हो गया, बलूच, ये आपको एक इमोशनल बॉन्ड देता है, ठीक है। सिंध वालों को अजरक के साथ प्यार होगा, टोपी के साथ, बलूचियों को जो है अपनी पगड़ी के साथ, इसी तरह पंजाब वालों को और पश्तून वालों को अपने अपने कल्चर के साथ। तो दुनिया में हर कौम का अपने कल्चर और अपनी इथनिसिटी, अपनी लैंग्वेज के साथ एक जो कनेक्शन है वो दिल से है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये इमोशनल कनेक्शन है। और अगर हम स्टेट की तरफ आते हैं तो स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है। इसमें गवर्नेंस सिस्टम आ जाता है जो एक टेरिटरी को उसमें रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें इमोशन से ज्यादा हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। ये इमोशनली क्रिएटेड यूनिट नहीं है, बट ये पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट है, ठीक है। तो स्टेट प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड लीगल फाउंडेशन फॉर द आइडेंटिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जो पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द सिटीजन्स ड्वेल इन दैट स्टेट, ठीक है।
आगे अगर हम देखें तो नेशन, आप तस्वीर से ही देख सकते हैं कि लोगों ने एक चेन बनाई हुई है, ठीक है। एक ये इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द नेशन, द पीपल क्रिएटेड बाय अ शेयर्ड बिलीफ दैट पीपल इनसाइड अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो कहने का मकसद इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। वो इमोशनल एस्पेक्ट का फाउंडेशन क्या होता है? कल्चर होता है, एथनिसिटी होती है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। वो क्या करता है? एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है। जब वो लोगों में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल बन जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं, नेशन नाम देते हैं उसको, कि ये एक नेशन है, ठीक है। सिंधी कौम है, बलोची कौम है, पश्तून कौम है, पंजाबी कौम है, क्योंकि इनका कल्चर, लैंग्वेज इनको एक ग्रुप बनाती है, सिंगल यूनिट, और हम उसको एक नाम दे देते हैं। स्टेट को हमने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकली डिवाइज्ड एक यूनिट है, ठीक है। इसके सर्टेन हमने पैरामीटर्स रखे हैं। जब हम पॉलिटिकली डिवाइज करेंगे किसी यूनिट को, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस तो यूज करेंगे। तो इसमें एक कन्वेंशन है, मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, 1933 में हुई थी। उसका आर्टिकल 1 है जो स्टेट के 4 पैरामीटर्स बताता है। पहला पैरामीटर कहता है कि स्टेट वो है जिसको परमानेंट पॉपुलेशन हो। सेकंड, उसको डिफाइंड एक टेरिटरी हो। तीसरा, गवर्नमेंट हो जिस डिफाइंड टेरिटरी पे वो रूल करती हो। चौथा, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, मतलब सॉवरेनिटी हो। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर किसी भी पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट में ये 4 चीजें नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि ये स्टेट नहीं है। अब आते हैं हम इसराइल को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टेट नहीं मानता, तो जाहिर सी बात है अगर हम इतनी इंटरनेशनल स्टेज पे उसको स्टेट नहीं मानते, तभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो हमारी लीगल फाउंडेशन क्या होती है? हमारी लीगल फाउंडेशन आर्टिकल 1 ऑफ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स होती है। हम कहते हैं उसको परमानेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। हम कहते हैं उसको गवर्नमेंट भी है जो इलेक्टेड है। हम कहते हैं उसको सॉवरेनिटी भी है, बट हम कहते हैं कि उसको डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, उसने कब्जा किया हुआ है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी को कॉलोनाइज किया हुआ है। तो ये उसकी डिस्प्यूटेड लैंड है, डिफाइंड लैंड नहीं है, बॉर्डर्स उसको स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया या 2 क्राइटेरिया के साथ तो मिल सकता है, ऑल क्राइटेरियाज को मैच नहीं करता, तो दैट इज वाई कि ये स्टेट नहीं कहलाई जा सकती और इसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर्स जो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में दिए गए हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। थोड़ा हम इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि मेजर हमारा टॉपिक नेशन स्टेट बहुत अच्छा टॉपिक है और फाउंडेशन है, ठीक है। तो स्टेट जो होती है एग्जिस्टेड नॉट ओनली एट प्रेजेंट बट आल्सो इन द एंशिएंट पीरियड। ये पुराना एक निज़ाम है, पहले भी हुकूमतें होती थी, ठीक है, बट उस वक्त तो आर्टिकल 1 नहीं था, बट पैरामीटर्स तो मौजूद थे। एक रियासत कायम होती थी, उस पर एक लोग हुक्मरानी करते थे, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात डेवलप करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे रियासत मदीना बनी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, और हम उनके साथ ताल्लुकात डेवलप किए, ठीक। नेशन जो कॉन्सेप्ट है ये एक मॉडर्न फिनोमेन है, ठीक है, रिसेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेट पुराना कॉन्सेप्ट है, और स्टेट जो है लीगल पॉलिटिकल, मैंने पहले भी आपको कहा कि पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट है, ठीक है। जो नेशन है वो इथनिक एंड कल्चरल लैंग्वेज इन इमोशंस के बुनियाद पे है, ठीक है। हम स्टेट में लॉ को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो स्टेट को हम क्या करते हैं? लॉ को ऊपर रखते हैं, और जब नेशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक इमोशनल बॉन्ड, साइकोलॉजिकली पीपल जो होते हैं ज्वाइन टुगेदर विद कॉमन विल टू लिव टुगेदर, एक वो इमोशनल कल्चरल बॉन्ड होता है जो उनको यूनाइट करता है और साथ रहने पे मजबूर करता है, ठीक है। स्टेट मस्ट बी सॉवरेन, ठीक है।
वो सॉवरेन हो, इंडिपेंडेंट हो इन कंडक्टिंग इट्स रिलेशंस। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसको कोई रोके। जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कैसे कर सकती है? ये है कि दुनिया में हम ये नहीं कह सकते, हम ये तो कहते हैं कि ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन इंडिपेंडेंट, बट आपने देखा होगा कि दूसरी स्टेट्स किसी को डिक्टेट भी करती हैं, बट वो अथॉरिटी नहीं रखती, वो इन्फ्लुएंस रखती है। तो किसी स्टेट को अथॉरिटी नहीं है, वो अपनी डोमिनेंस एंड पावर्स की वजह से इन्फ्लुएंस करते हैं, बट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। एनार्किक सिस्टम है, ठीक है। एक होता है एनार्किक, एक होता है हेरार्किक। हेरार्किकल सिस्टम वो होता है जिसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जेक्टिव नीचे, पूरा सिस्टम नीचे जाके पटवारी तक, सिपाही तक, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एनार्किक सिस्टम में सब इक्वल है, कोई किसी के ऊपर नहीं, ठीक है। कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है जो उनको गवर्न करे, ठीक। तो ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन। तो पांचवा डिफरेंस अगर हम देखेंगे, स्टेट्स इनहेबिटेड बाय हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टेट है तो उसमें सिंधी भी रह रहे हैं, बलोची भी रह रहे हैं, पंजाबी भी रह रहे हैं, पश्तून भी। बट जो नेशन होती है ना, हमने उसमें पहले ही कहा कि कल्चरल, एथनिक एलिमेंट, इमोशनल बॉन्ड होता है। तो इमोशनल बॉन्ड वो उन लोगों में होता है जो ये बिलीफ्स शेयर करते हैं, उन लोगों के बीच में नहीं होता जो लोग ये बॉन्ड शेयर नहीं करते, ठीक है। आगे आते हैं, इन दो वर्ड्स को हम मिलाते हैं कि नेशन स्टेट क्या है, ठीक है। नेशन भी हमने पढ़ लिया, ठीक, स्टेट भी हमने पढ़ लिया। स्टेट हमने कहा, आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में कोई भी बताए। ओके, तो हम नेशन भी हमने डिस्कस किया और स्टेट पे हमने डिस्कस किया। तो इस तरफ आते हैं कि अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं, स्टेट में हमने 4 पैरामीटर्स पढ़े और नेशन में हमने एथनिक एंड कल्चरल बॉन्ड को स्टडी किया। अब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं, अब क्या होगा कि 4 पैरामीटर्स को वो मैच करें और एथनिक एंड कल्चरल बॉन्ड भी हम उसमें मेंटेन करें। आगे आते हैं कि the term nation state has been used by social scientists to denote the gradual fusion of cultural and political boundaries after long control of political authority by a central government. पहले ही कहा कि स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, नेशन कल्चरल एंड इथनिक यूनिट है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसमें कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्यूजन होगी। फॉर एग्जाम्पल के एक नेशन सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, फॉर एग्जाम्पल, ये 4 डिफरेंट नेशन है। समझने के लिए आप समझ, एक स्टेट बनती है पाकिस्तान 1947, वो क्या करती है, इन चारों नेशंस को अपने अंदर ले आती है। अब एक सिस्टम क्रिएट होता है जहां पे गवर्नर जनरल, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो भी आते हैं, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करते हैं सेम पॉलिसीज, इंसेंटिव्स, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या होता है कि 70 साल 80 साल में एक बॉन्ड क्रिएट होता है उनमें, ठीक है। सिंध वालों की शादी होती है पंजाब में, उनकी इधर होती है। सिंध वाले पढ़ने जाते हैं जीआई के में, ठीक है। बलूचिस्तान वाले पढ़ने जाते हैं सिंध में, पंजाब वाले पढ़ने जाते हैं कराची में, एक दूसरे के यहाँ इलाज। तो एक कल्चरल बॉन्ड, जैसे मैं सिंध का यहाँ पे लाहौर में क्लास ले रहा हूँ अब इस वक्त, तो ये क्या हुआ कि कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या हुआ, फ्यूजन होगी। ये एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन कल्चरल बाउंड्रीज को मिक्स करती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस पाकिस्तान नेशन स्टेट, आप बताएं कि पाकिस्तान नेशन स्टेट है, क्या उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी ने डिफरेंट कल्चरल बाउंड्रीज को यूनाइट किया? बिल्कुल किया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो इसी तरह अफगानिस्तान, बिल्कुल किया, वहां पे एक पश्तून बेल्ट है, एक ताजिक बेल्ट है, ठीक है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स, 50 स्टेट्स एंड डिफरेंट,
ठीक है, मतलब डिफरेंट नेशंस को मिला के एक स्टेट बनी और उनमें एक यूनिटी क्रिएट कर दी है। ठीक है, सेम उनमें ट्रेड्स आने शुरू हो गए। इसी तरह स्विट्जरलैंड में क्या है, कुछ लोग जर्मनी से आए, कुछ लोग फ्रांस में आए। ठीक है, वो मिलके जर्मनी में रहने लगे। उनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है बनिस्बत के जो जर्मन वाला स्विट्जरलैंड में रहता है उसकी सिमिलरिटीज इतनी नहीं है जर्मनी वाले के साथ। इसी तरह फ्रांस वाला जो स्विट्जरलैंड में रहता है उसकी इतनी सिमिलरिटीज नहीं है फ्रांस वाले के साथ, बट इन दोनों की एक दूसरे के साथ ज्यादा सिमिलरिटीज है। वो कैसे बनी? एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे रहते हुए विद पैसेज ऑफ टाइम वो कल्चरल बाउंड्रीज क्या होने लगी, उनको मतलब वो फ्यूजन होने लगी। ठीक है, तो यही चीज है कि हम क्या करते हैं, नेशन को और स्टेट को थ्रू द गवर्नमेंट यूनाइट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक इंटिटी बनाते हैं, उसका हम नाम देते हैं नेशन स्टेट का। कोई उसका नाम पाकिस्तान रख लेता है, कोई अफगानिस्तान रख लेता है, कोई और मुल्क का नाम दे देता है। इसी तरह एक नेशन स्टेट इस दुनिया में डेवलप होती है। तो नेशन स्टेट का कहने का मकसद, इसमें कल्चरल ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में रिलीजियस ग्राउंड्स पे हुआ। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो हिस्ट्री के बुनियादों पे भी हो सकता है। ठीक है, हिस्टोरिकल उनके जो है एलिमेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम कहें कि लैंग्वेज के बुनियाद पे क्रिएट होती हैं। ठीक, टेरिटरी के बुनियाद पे, ये नेशन स्टेट्स मतलब मुख्तलिफ बुनियादों पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, रिसेंटली एक कश्मीरी जो है मतलब फ्रीडम फाइटर की डेथ हुई है। ठीक है, तो उसने कहा था कि इवन कश्मीर की जो हवाएं हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, उनका रुख भी वहां से आता है। ये क्या है, एक मतलब हिस्टोरिकल एलिमेंट वो मिला रहा था। ठीक है, कि जो कश्मीरी नेशन है वो पाकिस्तान के साथ रिलेट करती है। तो नेशन स्टेट्स ऐसे क्रिएट होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर। ठीक है, कि जर्मनी में सब पीपल एक ही नेशन है, होमोजीनियस नेशन है। ठीक है, एक स्टेट डेवलप हुई। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सॉवरेंटी, ठीक है, मेक्स देयर ओन डिसीजन विद नो हायर अथॉरिटी टू आंसर टू। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक नेशन जर्मन मिली। ठीक है, वो अपनी जो है लैंग्वेज के बुनियाद पे या कल्चर के बुनियाद पे मिली है, सेम कल्चर उनका, सेम जर्मन से, उन्होंने एक स्टेट बना दी, वो नेशन स्टेट बन के। इसी तरह पाकिस्तान, इसी तरह इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, बाकी लोगों ने भी अपनी नेशन स्टेट बना ली। अब अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे क्या है, अगर इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था 1648 में। इसको आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 30 इयर्स वार के बाद हुआ था यूरोप में। ठीक है, इसने क्या कर दिया कि एक मतलब वार को एंड किया, सॉवरेंटी को प्रमोट किया, डिप्लोमेसी को आगे ले आई, मतलब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप करने में आगे आ गई थी। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस ऑब्टेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम होली एम्पायर। ठीक है, पहले होली एम्पायर होता था जो कंट्रोल करता था पोप के थ्रू। ठीक है, न्यू फैशन ऑफ डिप्लोमेसी आ गया, अब झगड़ा खत्म होने लगे। ठीक है, एक प्रिंसेस एक दूसरे के साथ जो है फॉर्मल रिलेशंस डेवलप करने लगे जो उस वक्त के हिसाब से होते थे। सब्सिक्वेंट वार्स वर नॉट अबाउट इश्यूज ऑफ रिलीजन। हमने जब रोमन एम्पायर को निकाल दिया तो रिलीजन पीछे हो गया, सेकुलरिटी का कॉन्सेप्ट आने लगा। ठीक है, द वार्स रिवॉल्व अराउंड द इश्यूज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब स्टेट के बाउंड्रीज के जो झगड़े हैं वो आना शुरू हो गए और रिलीजन के जो वार्स थे, होली वार्स थे, वो खत्म होने लगे। ठीक है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट जो पावर्स थे एलाइड टुगेदर ट्रिगरिंग न्यू अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो मतलब रिलीजन पीछे होने लगा, सेकुलरिज्म आने लगी। ठीक है, एक नया डिप्लोमेसी का, डेमोक्रेसी का, सॉवरेंटी का एक नया फैशन आने लगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, द ट्रीटी लेड द आइडिया ऑफ होली रोमन एम्पायर हैविंग सेक्युलर डोमिनियन ओवर द एंटायर क्रिश्चियन। ठीक है, होली एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होने लगा। ठीक, द नेशन स्टेट वुड बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सबसर्विएंट टू नो अदर्स। अब नेशन स्टेट के ऊपर जो कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, मतलब कहने का कि ये वो चर्च नहीं होगा, कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं होगी। अब जो सॉवरेन अथॉरिटी होगी स्टेट की, जो इलेक्टेड होगी, या कोई मोनार्क होगा,
कोई एरिस्टोक्रेट होगा, जो भी होगा वही सॉवरेन अथॉरिटी होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। Scholars like Machiavelli, Bodin, Grotius defended the authority of the state. They provided justification for the secular state independent from the authority of the Pope. तो कहने का मकसद, जैसे मैकेवेली का भी बुक है, ठीक है, तो उसने अपने बुक में लिखा द प्रिंस के स्टेट इज सॉवरेन, ऑटोनॉमस एंड नॉन रिलीजियस। ठीक है, उसके मुताबिक के स्टेट जो है ना, ओनली सुपीरियर टू ऑल एसोसिएशन से, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। ठीक है, उसके डिसीजन को अपोज करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो मतलब ऑल पावरफुल इसने स्टेट को डिफाइन किया। इसी तरीके से जो दूसरे भी आए, ग्रोटियस आया, उन्होंने भी जो कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेट इज इटर्नल, स्टेट इज सेक्युलर। ठीक है, स्टेट के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। इसी तरह दूसरे भी लोग आते रहे। ठीक है, ग्रोटियस ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, बोर्डिन ने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो स्टेट के ऊपर अथॉरिटी, ये जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट या रोमन होली चर्च जो मतलब चला रहा था अपनी अथॉरिटी, उसको खत्म करके सेक्युलरिज्म की तरफ ले आए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जितनी भी हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे थ्योरीज एंड अप्रोचेस, आगे हम जितना भी पढ़ेंगे तो वो थ्योरीज के हिसाब से पढ़ेंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि थ्योरीज को समझना लाजिम है कि ये कैसे हो रहा है, उसके पीछे अप्रोचेस क्या है। ठीक है, तो नेशन स्टेट को समझने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या करती है कि आइडेंटिफाइज नेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफाइबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक, रेशियल एंड रिलीजियस फैक्टर। तो वो फैक्टर्स हमें पता है कि ये सिंधी लोग हैं, ये पश्तून लोग हैं, ठीक है, पंजाबी है, ये ठीक है, ये आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच उस बुनियाद पे नेशन स्टेट को अंडरस्टैंड करती है कि ये लोग हैं, मिलके क्या बनाएंगे, एक नेशन स्टेट बनाएंगे। ठीक है, जो हमें विजिबली नजर आते हैं। कोई बंदा बोलेगा पंजाबी तो हमें दूर से नजर आ जाएगा कि ये पंजाबी बोल रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, वो बता रही है कि ये विजिबल एलिमेंट्स पे, लैंग्वेज, रेस और रिलीजियस फैक्टर्स पे नेशन स्टेट बनी। जैसे अफगानिस्तान है, जर्मनी है, ठीक है, रेशियल बुनियादों पे बनी है। जापान, आइलैंड, आइसलैंड, कोरिया वगैरह वगैरह, ये इन ग्राउंड्स पे बनी हुई है। इसी तरह दूसरी अप्रोच है सब्जेक्टिव और इमोशनल अप्रोच। ये क्या करती है कि सेट ऑफ इमोशनल, आइडियोलॉजिकल, पेट्रियोटिक फीलिंग्स, ठीक है, उनको ले आती है। अब आपको किसी को अंदर ये चीर के तो नहीं देख सकते ना कि उसके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स कितनी है, इमोशनल कितनी है, वो क्या उसकी आइडियोलॉजी है। तो पाकिस्तान जैसे बना ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, आप बता सकते हैं कि इसमें अप्रोच कौन सी है। आप सब्जेक्टिव अप्रोच यूज करेंगे कि कोई भी स्टेट आप कह सकते हैं कि इमोशनल ग्राउंड्स पे, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स से, पेट्रियोटिक, कोई इथनिसिटी का फर्क नहीं, ढाका के मुसलमान मिलके, सिंध के मुसलमान मिलके, बलोचिस्तान, केटी, पंजाब, जीबी, कश्मीर, दूसरे एरियाज के मुसलमान मिलके एक स्टेट बनाते हैं। किस ग्राउंड पे, एक पेट्रियोटिक फीलिंग्स है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, सेपरेट होमलैंड की। ठीक है, ये इमोशनल अप्रोच है नेशन स्टेट को बनाने के लिए। तीसरी अप्रोच है एक्लेक्टिक और सिंथेटिक अप्रोच, कि नेशन स्टेट बनाई कैसे जा सकती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने नेशन एंड स्टेट को फ्यूज किया था, इसी तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच और ये सब्जेक्टिव अप्रोच को थोड़ा मिक्स करते हैं। ठीक है, उसमें हम इंटर इथनिक इंटरेक्शन एंड एजुकेशन प्रोसेस यूज करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने स्विट्जरलैंड का मिसाल दिया था आपको, फ्रांको स्विस एंड जर्मन स्विस। जो फ्रांस से आके स्विस में रहने लगे और जर्मन से आके स्विस में रहने लगे, एक ही पॉलिटिकल यूनिट के नीचे, एक ही एजुकेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एवरीथिंग एक ही थी। तो इनमें सिमिलरिटी ज्यादा डेवलप होने लगी। जो जर्मन से आए थे वहां से डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, जो फ्रांस से आए थे फ्रांस से डिफरेंसेस क्रिएट होने लगी। इन्होंने एक अलग एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करने लगे।
तो ये इन्होंने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की, इनकी तो आइडियोलॉजी भी नहीं थी, इनका तो कल्चर भी नहीं था, ये सिंथेटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम नेशन स्टेट बना सकते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि नेशन स्टेट कैसे बना सकती है, आप कहेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करें, लिंगुअल, रेशियल एंड इथनिक वगैरह। दूसरी ये कि आप कहेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच, आइडियोलॉजी क्रिएट करें, पेट्रियोटिक फीलिंग्स क्रिएट करें। तीसरी आप कह सकते हैं कि दोनों ना हो तो एक्लेक्टिक सिंथेटिक अप्रोच, थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस, थ्रू इंटरेक्शन उनमें क्या करें हम, इमोशन बॉन्ड क्रिएट करें, फ्यूजन करें और एक नेशन स्टेट डेवलप हो सकती है जैसे स्विट्जरलैंड में थी। तो ज्यादा नेशन स्टेट क्यों बनने लगी, आपको पता है कि नेशन स्टेट इसलिए बनने लगी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स आने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने लगा, ठीक है। तो वहां पे भी नेशन स्टेट्स डेवलप, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि पॉपुलेशन अर्बनाइज होने लगी, कुछ लोग कहाँ पे रहने लगे, कुछ लोग कहाँ पे कमाए, रूरल के अर्बन के में गए, अर्बन वाले और अर्बन में गए, तो एक डिफरेंट इथनिसिटीज मिलने लगे, तो उन्होंने एक बॉन्ड शेयर किया, तो वहां पे जो हुक्मरानी होने लगी, ठीक है, वहां पे जो फॉर्म क्रिएट होने लगा वो नेशन स्टेट क्रिएट होने लगा, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं, ठीक है। मिक्सअप पॉपुलेशन का हो गया तो उन्होंने एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने लगे, ठीक है, इस वजह से भी नेशन स्टेट बनने लगी है मुल्क दुनिया में, ठीक है। उसके अलावा ये जो जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर वार थी, थे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, यहाँ जैसे म्यांमार में वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा था तो पाकिस्तान में भाग के आए लोग, बांग्लादेश में भाग के आए लोग, ठीक है, अफगानिस्तान वाले यहाँ पे रिफ्यूजीज आ गई, तो ये क्या नेशन स्टेट ऐसे ही तो डेवलप होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, आपको पता है कि जैसे ही वर्ल्ड वार टू के बाद डिकोलोनाइजेशन ज्यादा होने लगी तो नए नए कंट्रीज आने लगे, डिफरेंट इतनी को आज़ादी मिलने लगी, उन्होंने यूनिट्स बनाए तो वो डिफरेंट नेशंस में एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया, आहिस्ते आहिस्ते थे उनके अंदर क्या होने लगा कि बॉन्ड क्रिएट होने लगा, तो वो नेशन स्टेट डेवलप, क्योंकि इथनिसिटीज को अलग मिलती तो वो नेशन होती, ठीक है। तो डिफरेंट नेशंस ने मिलके एक स्टेट बनाई तो हमने कहा कि ये नेशन स्टेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आपको पता है कि माइग्रेशन वैसे ही होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होती है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके रहेंगे, यहाँ के लोग अमेरिका जाएंगे, ये चलता रहेगा, तो एक नेशन स्टेट डेवलप होती है। तो कहने का मकसद कि होमोजीनियस फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट से ज्यादा हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट डेवलप होने लगता है। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन उसमें बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि थोड़े फीचर्स थे कि नेशन स्टेट में सॉवरेंटी आ जाती है, ठीक है। सॉवरेंटी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद नेशन स्टेट। तो सॉवरेंटी ये होती है कि आपकी इंडिपेंडेंस इन कंडक्टिंग योर रिलेशंस विद एनी अदर स्टेट, अगर आपके पास इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा तो वो सॉवरेंटी है। आइडियली 100% सॉवरेंटी होनी चाहिए, बट ये एनार्किक सिस्टम है, पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पे अथॉरिटी तो आपके ऊपर कोई नहीं है, बट आपके ऊपर इन्फ्लुएंसेस मेजर पावर्स के होते हैं थ्रू फॉरेन पॉलिसी, कि आप ये करें ये ना करें, जैसे पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस था और पाकिस्तान ने अफगान वार ज्वाइन की, तो इस तरह से इन्फ्लुएंसेस होते रहते हैं, ठीक है। और आप पे कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपके ऊपर ज्यादा अथॉरिटी हो। यमन वार में हम नहीं गए, कल भी मैंने कहा, क्योंकि सऊदी ने किया था, वो ज्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं था। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होती है कि इवोल्यूशन ऑफ नेशन अबव ऑल अदर वैल्यूज, वर्ड खुद ही बता रहा है कि नेशन की इवोल्यूशन। नेशनल पावर को हम आगे पढ़ेंगे जब रियलिज्म की बात होगी कि टेंजिबल नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ पावर, ये पूरा पूरा नेशनल पावर पे हमारा डिस्कशन होगा, तो उसको आगे के लिए रख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, कि इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप कैसे हुई। कि सबसे पहले कि इंटरनेशनल सोसाइटी है क्या चीज। सोसाइटी का मकसद क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी मतलब एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, ठीक है, इन द कंडक्ट ऑफ रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एनी एसोसिएशन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटीज व्हिच एक्सेप्ट सम कॉमन वैल्यूज, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जब भी आप कोई एसोसिएशन बनाते हो, सोसाइटी बनाते हो, तो उसमें आप कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखते हो कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। डिबेटिंग सोसाइटीज है तो आपको डिबेट में हिस्सा लेना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इंटरनेशनल सोसाइटी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जेनेसिस ओरिजिन देखें तो अगर हम तो हमें यूरोपियन स्टेट्स में ज्यादा मिलेगा। तो ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है इसकी जो अगर हमें फाउंडेशन मिलेगी ना, वो उसके दो प्रिंसिपल है। एक सॉवरेन इक्वलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा कि सॉवरेनिटी, हम कहते हैं कि सब इक्वल हैं, ये है सॉवरेन इक्वलिटी। कोई किसी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी उतना ही आजाद है जितना यूनाइटेड स्टेट्स है। पाकिस्तान अगर यूनाइटेड स्टेट्स को डिक्टेट नहीं कर सकता तो यूनाइटेड स्टेट्स भी पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता, इक्वल रिलेशंस। इसी तरह कैरिबियन सी में कोई स्मॉल स्टेट भी उतनी ही इक्वल है। तो सॉवरेन इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ऊपर नीचे नहीं है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ये है सॉवरेन इक्वलिटी। बस नॉन इंटरवेंशन, सॉवरेनिटी होगी तब जब नॉन इंटरवेंशन होगी। आप किसी के ऊपर अंदर मुदाखलत करेंगे तो वो तो सॉवरेनिटी नहीं है, तो आपने तो इन्फ्लुएंस कर दिया। आइडियली 100% में अगेन कह रहा हूं कि सॉवरेनिटी नहीं है, बट ठीक है हम अगर बात करेंगे तो आइडियली बात करेंगे, ठीक है। पर अगर इंटरफियरेंस है भी तो वो अथॉरिटी की वजह से नहीं है, वो इन्फ्लुएंसेस की वजह से है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे हुई, ठीक है। सोसाइटी में हमेशा पीस की बात आती है, वॉर्स खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया, ठीक है। वहां से एक सोसाइटी, मैंने पहले ही कहा, यूरोपियन स्टेट से डेवलप होने लगी, ठीक है। डिप्लोमेसी आने लगी, एक नया फैशन ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। न्यू 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 स्टेट्स बनने लगी, ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स बनने लगी, प्रिंसेस एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करने लगी, इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व होने लगा, एक पैटर्न सेट होने लगा कि एक दूसरे के अंदर रिलेशंस को कैसे गवर्न करें, जैसे इनसाइड द स्टेट करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, अलायंसेस बनाने लगे ताकि वार्स कम से कम हो। तो इसी तरीके से क्या होने लगी, इंटरनेशनल सोसाइटी। अब नेक्स्ट तो क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, ठीक है। वो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी है। ये जितने भी चीजें हैं ये इंटरनेशनल सोसाइटीज ही है। अगर हम देखें कि एंशिएंट वर्ल्ड में तो सॉवरेन इक्वलिटी पे इतना एम्फसिस नहीं होता था, ठीक है। उस वक्त फिर भी डिप्लोमेसी, ट्रीटी, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट वगैरह होते थे और कोई भी उस वक्त भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम डायलॉग और डिप्लोमेसी को देखें तो पेलोपोनेशियन वार हुई थी एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में, ग्रीक नेशंस थी। इसको हम आगे वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टेट, जब वो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो सिक्योरिटी डायलेमा का, ठीक है। तो मिलियन डायलॉग हुए थे उनके बीच में, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शो करते हैं, ठीक है। एंशिएंट चाइना, रोम, इंडिया, उनको भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, ठीक है। तो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक ऑर्डर में अगर हम देखें, क्रिश्चियन में क्या होता था, कैथोलिक चर्च वही वार्स लड़ता था जो जस्ट वार होती थी, मतलब एक पूरा इंटरनेशनल लॉ था उनका कि उनको वायलेट नहीं करते थे। इसी तरह इस्लामिक ऑर्डर में भी देखें तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आपके सामने है, ट्रीटी ऑफ अकाबा आपके सामने है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये डिप्लोमेसी को तो शो करती हैं, अलायंसेस को शो करती हैं। यही तो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। उस वक्त तो अलग कंट्रीज नहीं थे, उस वक्त तो छोटी छोटी नेशंस होती थी ना, स्मॉलर स्टेट्स होती थी, मक्का मदीना और स्मॉलर स्टेट्स इन यूरोप वगैरह होती थी। यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी होने लगी। अगर मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी को अगर हम देखें तो वो कहाँ से आई, वो हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से मिलती है, जहां से डिप्लोमेसी, न्यू फैशन ऑफ डिप्लोमेसी आने लगा, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो मैंने कहा डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस आने लगा, ठीक है, वहां के बाद होने लगा। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस एक ही था, टू अचीव सॉवरेन इक्वलिटी। उससे क्या होगा, पीस होगा। उससे क्या होगा, नॉन इंटरवेंशन होगी। नॉन इंटरवेंशन होगी तो वार नहीं होगी। एक जो भी मसले मसाले होंगे हम क्या करेंगे, थ्रू सोसाइटी उसको एड्रेस करेंगे, जैसे यूएन है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, आप देखें तो पहले तो इंटरनेशनल सोसाइटीज रीजनल सोसाइटीज टाइप होती थी ना, अब तो ग्लोबलाइज्ड हो गई है। पूरी दुनिया एक ही सोसाइटी में आ गई, यूएन, पूरी दुनिया आईएमएफ में आ गई, पूरी दुनिया वर्ल्ड बैंक में आ गई, लीग ऑफ नेशंस में आ गई, मल्टीलैटरल ट्रीटीज में आ गई, क्लाइमेट चेंज में आ गई। हमने इंटरनेशनल सोसाइटीज को क्या कर दिया है, ग्लोबलाइज्ड कर दिया है थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस।
ये यहाँ से आप रीडिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बुक की भी रीडिंग आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। अभी जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ फॉर्म शेयर होगा, आप उसमें इंसर्ट करें, ठीक है। और आपको अगर कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप इस वक्त पूछ सकते हैं।